गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फास्ट रिवीजन वे रंजित 430। मेरे इस यूट्यूब चैनल में अब तक 100 से ज़्यादा भी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, लेकिन इसमें व्यूअर्स की संख्या अभी तत्कालिक कम है। उम्मीद है जैसे जैसे समय बीतेगा, आप अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 वीडियो अपलोड करने का निर्णय लिया हूं और ये क्वेश्चन का एक बंडल होगा और उसका क्वेश्चन के साथ साथ बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मेरे शब्दों में होगा। मैं अपने देहाती भाषा में आपको उस शब्दों को पकड़ने सिखाऊंगा, प्रश्नों को पढ़ने का तरीका और अपने शब्दों में उसे समझने का तरीका स्पष्ट करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और अंत तक देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि इतना मजेदार ये वीडियो है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट पॉलिटी। प्रथम क्वेश्चन आपके पॉलिटी अनुच्छेद 32 से संबंधित है। अनुच्छेद 32 के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 32 के तहत जो गारंटी दी गई है संवैधानिक उपचार के लिए, उसके संदर्भ में विचार कीजिए। अब बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 32 संविधान के मूल ढांचे का एक के अंतर्गत शामिल है। यू नो अबाउट दैट फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो कंसेप्ट था वो 1973 में केशव नंदन भारती केस के जजमेंट से निकल कर आया था, जिसके कुछ गाइडलाइंस है जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था भी। देखिए, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान के जो पितामह थे अर्थात डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद ही कहा था कि संविधान का आत्मा हृदय है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आप अन्य अधिकारों को मतलब प्राप्त करने, उसको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं डायरेक्ट, ये बताता है। दूसरा है कि मौलिक अधिकार या अन्य वैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत लागू किए जा सकते हैं। क्या अन्य मतलब जो आपके मौलिक अधिकार के साथ साथ और भी जो वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट्स है, क्या वो अनुच्छेद 32 के तहत इस्तेमाल हो सकते हैं? उसको आप इन्फोर्स करा सकते हैं। तीसरा है, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के इन्फोर्स करने के मामले में अन्य है मूल अधिकार दोनों प्राप्त है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कोई भी और दूसरा कोर्ट नहीं है जो फंडामेंटल राइट को मतलब इन्फोर्स करा सकता है। क्या ये भी सही है? और चौथा स्टेटमेंट, अनुच्छेद 32 को कार्यकारी आदेश या एक कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि सीधे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। तो आपने ध्यान से सुना होगा, बेहतरीन हल्का हल्का शब्दों में बताया, अपने शब्दों में जड़ा। तो देखिए, आप अगर ध्यानपूर्वक सुने होंगे कि ये जो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 का तहत दिया गया, तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, गलत है। क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद 226 भी तो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट के पास, जो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए अगर राज्य उसका हनन करती है तो 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। लेट्स से अबाउट इट, ध्यान सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 32 संविधान के मूल ढांचे का एक अंतर्गत शामिल है। यू नो अबाउट मूल ढांचा, फंडामेंटल राइट के बारे में अपने तो बेहतरीन जानकारी ले ली है। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? क्या बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान में डिफाइन किया गया है? लास्ट ईयर यूपीएससी 2020 देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज। बेसिक स्ट्रक्चर अभी तक डिफाइन नहीं है, ये समय समय के आधार पर बदलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मैं इसको निर्धारित करूंगा, समय और परिस्थिति के आधार पर देखूंगा, जांचूंगा, पड़तालूंगा, तब बताऊंगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का अंग है या नहीं है। ठीक है, तब उसमें संसद जो छेड़छाड़ की है उसको अमान्य घोषित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आया हो कि बेसिक स्ट्रक्चर का भाग तो है अनुच्छेद 32, अर्थात अनुच्छेद 32 अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो इसका मतलब है संसद इसमें कानून बनाकर, संसद में संशोधन करके इसको हटा नहीं सकती है। ओके, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 32 के तहत लागू किया जा सकता है। जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, 14 से 18। ठीक है, 4 अधिकार हो गए। उसके बाद 19 से लेके आपको पता होगा 19, 20, 21, 22, उसके बाद 23, 24, उसके बाद 25 से 28 और फिर 29, 30 और फिर 31, 32। लेकिन 31 को तो हटा दिया गया है और वो कहाँ लाया गया है अभी वर्तमान में, वो कहाँ पर है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपका मन है तो, नहीं तो मत लिखिए, हमको क्या है। चलिए, तो संविधान द्वारा प्रदत्त केवल मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स करने के लिए आप अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि किसी भी अन्य लीगल राइट्स यानी गैर मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं।
ठीक है। और मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को आरंभिक क्षेत्र अधिकार प्राप्त है। देखिए, आरंभिक क्षेत्र अधिकार और अन्य क्षेत्र अधिकार दोनों में अंतर समझिए। आरंभिक क्षेत्र अधिकार का होता था शुरुआत यहां से हो सकता है, आप चाहे तो अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते तो डायरेक्ट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्यन का मतलब होता है इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है इन्फोर्स मौलिक अधिकार को, जो कि हम आपको बताया कि ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल 226 तो है ही जो हाई कोर्ट के पास पावर देता है कि हाई कोर्ट भी तो मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स कराने के लिए रीटें जारी करती है। ओके। और जहां तक बात अनुच्छेद 32 को केवल एक कार्यकारी आदेश या कानून की संवैधानिकता को निर्धारित करने के लिए नहीं परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब इसको केवल कानून की, मतलब कानून को क्या कहते हैं, निर्धारित करने की, कानून की संवैधानिकता को लागू करने के लिए नहीं, जब तक यह किसी भी मौलिक अधिकार पर सीधे तरफ उल्लंघन ना करता। अगर आपका फंडामेंटल राइट उल्लंघन हो रहा है तभी ये कानून की संवैधानिकता की जांच होगी, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ओके, बहुत डिटेल में बताया। चलिए अगला क्वेश्चन है मिनर्वा मिल्स। ये मिनर्वा मिल्स बाद, जो कि आपको 1980 में एक जजमेंट आया था मिनर्वा मिल्स बाद, ये जो वाद है वो मूल अधिकार और डीपीएसपी के मध्य सर्वोच्चता से संबंधित है कि विच इज सुप्रीम, फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में जब कंफ्लिक्ट हो जाए उनके विचारों को लेकर, तो कौन किस पर हावी होगा। इसमें एक मिनर्वा मिल्स का केस आया था जिसमें एक संतुलन की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन मतलब इसमें निर्णय दिए। तो क्या ये चंपकम दोराई राजम जो 1951 का केस था उससे जुड़ा हुआ है? क्या ये गोलकनाथ 1967 के मामले से जुड़ा हुआ है? केशव नंदन भारती केस 1973 में आया था, क्या इससे भी जुड़ा हुआ है? या फिर फाइनली एडीएम जबलपुर केस जो कि 1976 में आया था, इससे जुड़ा हुआ है? तो आपको पता होगा कि एडीएम जबलपुर का केस जो है ये जो है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा नहीं है। ठीक है, तो आपको पता हो चुका होगा कि चंपकई, ये जो हम 3 केस का जिक्र करेंगे, 4 केस का करेंगे, लेकिन थोड़ा जिसका फंडामेंटल राइट से और मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से जुड़ाव है, दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाए उसके बीच क्या परिणाम निकलेगा। तो सबसे पहला केस तो था वो 1951 का था, जिसका नाम था चंपकम दोराई राजम। चंपकम दोराई राजन बाद 1951 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच अगर संघर्ष होता है तो मूल अधिकार जो होंगे वो हावी हो जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे। मूल अधिकार इज सुप्रीम, मूल अधिकार इज सुप्रीम। इसने घोषणा की कि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार के अधिकारों के सहायक के रूप में काम करेंगे, लेकिन केवल और केवल डीपीएसपी को लागू करने के चक्कर में आप मौलिक अधिकार को हटा दें, ऐसा नहीं हो सकता है। चंपकम दोराई राजन के केस में यह स्पष्ट किया गया। उसके बाद 1967 का केस आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य या राजस्थान राज्य, आप मुझे बताइए, मुझे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जो पहले की जो स्थिति थी उसमें एक और बड़ा परिवर्तन चेंज कर दिया गया है। क्या किया गया कि संसद जो है संविधान के 368 का इस्तेमाल करते हुए मौलिक अधिकार को छू नहीं सकती है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। ये तो बहुत बड़ा मतलब तो झटका था सरकार को। सरकार गुस्सा गई। इंदिरा गांधी का सरकार 67 से 71 के दरमियान उसने और भी परिवर्तन कर डाले, 24वां संविधान संशोधन कर डाला, और उसके बीच मतलब एक तरह से जुडिशियल और एक तरह से कार्यकारी के बीच घमासान हो गया था। सुप्रीम कोर्ट अपने विचार सुना रही थी और संसद अपने तरीके से काम कर रही थी। ओके, तो उसके बाद फिर आता है केशवानंदन केस, जिसको आपको जानती हो। केशवानंदन केस भारत जो था वो 1973 का जजमेंट था। 13 जज बैठे थे इसमें और 7-6 से फैसला आया था। और इस निर्णय से क्या निकल के आता है कि इस निर्णय से एक बात निकल के आई कि आप जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो अनुच्छेद 31C के जो विशेष प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया कि ये न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये मूल ढांचे का हिस्सा है, इसलिए इसे आप छीन नहीं सकते। संसद कानून बनाकर इसको छीन नहीं सकती। जुडिशियल रिव्यू तो होगा ही, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है भैया, और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है तो आप इसको छू नहीं सकते हैं। ठीक है, और अब अंतिम जो केस है जिसका इससे कोई मामला लेना देना नहीं है, एडीएम जबलपुर बनाम श्रीकांत शुक्ला केस 1976। एक ऐतिहासिक निर्णय जिसने सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि अनुच्छेद 14, 21 और 22 के उल्लंघन पर न्यायालय जाने के नागरिकों के अधिकार आपात स्थिति के दौरान निलंबित होंगे। लेकिन उसके बाद फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया जाता है और कहा जाता है कि व्यक्ति के 2 अधिकार
कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं, वो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। मुझे अनुच्छेद 20 और 21 के बारे में टाइप कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकार के बारे में, है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व के किसी भी अन्य देश के संविधान में जो समाहित अधिकार है उससे बहुत ज्यादा है, बहुत ही विस्तृत है। हमारा देश का जो मौलिक अधिकार है, जिसका जिक्र आपको 12 से लेकर 35 में है, भाग 3 में है, ये जो मौलिक अधिकार है इसका विस्तृत जो खांचा खींचा गया है वो विश्व के जितने भी तमाम देश हैं, अमेरिका सहित उसके सभी जो मतलब कहें तो उसके अधिकार है उससे कई गुना ज्यादा विस्तृत है। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया जा रहा है। और दूसरा है कि मूल अधिकार के नाम इसलिए मूल अधिकार रखे गए हैं क्योंकि ये भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था संसद द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित है। देखिए, यूपीएससी बहुत मजेदार की प्लेइंग गेम खेलती है। छोटा सा वर्ड है इसमें दिया है जो गलत है, कि ये जो मूल अधिकार के रूप में इसको इसलिए मूल अधिकार कहा गया है क्योंकि इसका गारंटीकृत जो है वो संविधान है कि संसद है। तो आपको पता होगा संसद नहीं, संसद तो मूल अधिकार को छीनने की कोशिश करती है क्योंकि वो राज्य है, और राज्य जब मौलिक अधिकारों को छीनेगी तो उसका गारंटीकृत तो कोई होगा। वो गारंटीकृत अर्थात गाइडर, उसका हेल्पर, जो प्रोटेक्शन होता है वो कौन करता है? वो करती है संविधान। भारत का संविधान सर्वोच्च है, वही हमारे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है, निरीक्षण करती है, परीक्षण करती है। ठीक है, चलिए संविधान के भाग 3, जिसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा, इसे न्याय संगत मूल अधिकारों की एक लंबी और व्यापक सूची शामिल है। इसमें क्या है? एक न्याय संगत लंबी और विस्तृत मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। हमारे संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व के किसी भी अन्य देश के तुलना में बहुत ही ज्यादा है। ओके, मूल अधिकारों के रूप में इसका नाम इसलिए मूल अधिकार रखा क्योंकि ये संविधान जो कि देश का मूलभूत कानून है उसके द्वारा हमको गारंटीकृत और संरक्षित दिया गया है, इसका संरक्षण मिला है। ओके, अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 11 से संबंधित है, नागरिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि किसी भी अनुच्छेद 11 को घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 11 घोषित करता है कि किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत सभी कानून शून्य हो जाएंगे। अनुच्छेद 11 है, अभी मैंने बता दिया तो आंसर में, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तब। दूसरा ऑप्शन है कि अस्पृश्यता शब्द को अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में पूरी अच्छी तरह से परिभाषित किया गया। क्या अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी क्या है, इसको क्या 1958 के अस्पृश्यता अधिनियम एक्ट में इसको परिभाषित किया गया है? सोचिए। सबसे पहली बात तो अनुच्छेद 11 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि अगर मौलिक अधिकार से असंगत कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट पास करती है, बढ़ाती है, लाती है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि किसी भी मौलिक अधिकार से असंगत रखने वाली सभी कानूनें शून्य हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत बताया गया है। इसमें असंगत जानने से पहले हमको न्यायिक समीक्षा करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा, और इसके पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसका न्यायिक समीक्षा करेगी। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत उनको प्राप्त है। किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी कानून को असंवैधानिक, अमान्य घोषित कर सकती है। और रही बात अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की, तो अनटचेबिलिटी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, ना तो संविधान में किया गया है और ना ही 1955 एक्ट के प्रावधान में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के संबंध में जो प्रावधान किए गए वो किस किस अनुच्छेद में दिखते हैं, झलकते हैं? जो महिलाओं का संरक्षण हो, कार्यस्थल पर उनका यौन शोषण होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, बुलिंग होती है, गंदे गंदे शब्द या गंदे गंदे बातें की जाती है उनके साथ, उनको डराया धमकाया जाता है। ये महिलाओं के साथ जो यौन शोषण है, जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज मतलब दिशा निर्देश पर विशाखा गाइडलाइंस लाया था, 2013 में कार्यस्थल पर यौन शोषण अधिनियम एक्ट पास किया गया था। ठीक है, तो इससे जुड़ा प्रश्न है, तो आपको बताना है कि आर्टिकल किस किस आर्टिकल में ये दिखता है कि इससे इसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21। आउट ऑफ दैट विच आर, आई थिंक यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। क्या अनुच्छेद 14 में कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि इससे कार्यस्थल पर महिलाओं का जो यौन शोषण होता है उससे एक तरह से उसको सुरक्षा मिलेगी? 15 में, 21 में? 21 में तो ठीक है, समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे निजता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि निजता, राइट टू प्राइवेसी, द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, जीवन जीने का एक अधिकार का हिस्सा है।
पुट्टास्वामी केस में स्पष्ट रूप से ये बताया गया जा चुका है। तो रही बात 15 की और रही बात 14 की, तो 15 में विभेद शब्द आता है, उसमें भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण हो, उसके साथ कार्यस्थल पर लिंग के आधार पर अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो भी उसमें प्रतिबंध किया गया। 14 समानता के अधिकार की बात, तो वो तो आएगा ही। तो तीनों का तीनों आंसर सही है। सुन लीजिए फिर भी, सुरक्षित कार्यस्थल एक महिला का कानूनी अधिकार है। कोई भी कार्यस्थल सुरक्षित होना चाहिए, महिला का तो कानूनी अधिकार है। वास्तव में समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संवैधानिक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में निहित है। कौन कौन? समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता इज द पार्ट ऑफ जैविक जीने का अधिकार। जीने का अधिकार का ये मतलब नहीं है कि पशु की तरफ पिंजरे में बंद रहा है। जीने का अधिकार कहा है कि गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो पाठ हो गया, 19 भी हो गया और 21 भी हो गया। यह अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता यानी सुरक्षा प्रदान करते हैं 14 में, किसी भी आधार पर भेदभाव से मुक्त जीने का अधिकार 15 में, 15 का ए में, और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में अधिकार सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार निम्नलिखित किस अधिकार को शामिल नहीं करता है? समानता का अधिकार किस अधिकार को शामिल नहीं करता है? रोजगार की अवसर की समानता। जब आप रोजगार में जाएंगे और समान योग्यता है तो क्या आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा? आपको वेतन कम दिया जाएगा या आपसे अधिक खटाया जाएगा? अभियुक्तों और दोषियों को अधिकार, जो भी ट्रायल में अंडर ट्रायल में जाते हैं या दोषी हों, उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। जेल में ऐसा नहीं हो कि किसी को पानी मिल रहा है तो किसी को गंदा पानी मिल रहा है, किसी के पास मोबाइल फोन की सुविधा है तो किसी के पास नहीं है, किसी को पत्र पढ़ने का मिल रहा है तो किसी को समाचार पत्र पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। क्या इसके साथ मतलब बड़े बाबू लोग जब जेल में जाते हैं तो उनके साथ जो फिल्मों में दिखाया जाता है ऐसा होता है क्या हकीकत में? तो डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या जेलों में कैदियों के साथ? और धर्म के आधार पर क्या भेदभाव पर रोक है? धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक, कि धर्म के आधार पर आप भेदभाव करेंगे, किसी के साथ अधिक किसी से अधिक टैक्स लेंगे क्योंकि वो हिंदू है और किसी से आप कम टैक्स लेंगे क्योंकि वो कोई अदर कौम का है? नहीं। और रही बात उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत तो आपको पता हो समानता का अधिकार का 18 में आता है। तो सही है, ये भी जो अभियुक्तों और दोषियों के अधिकार के संबंध में ये समानता का अधिकार काम नहीं करता है। ठीक है। रही बात समानता के अधिकार में निम्नलिखित कानून शामिल है। समानता के अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल है? तो देखिए, कानून के समक्ष समानता होगा, कानून में का समान संरक्षण होगा। 14 का आप पढ़िएगा, 14 का 1, 14 का 2। एक कानून के समक्ष समानता की बात करता है और एक कानून का समान संरक्षण की बात करता है। देखिए, दोनों में डिस्कशन, दोनों में डिफरेंस समझ जाइए। एक जो है पॉजिटिव है, एक नेगेटिव कन्वेंशन है। ये जो लॉ कानून का शासन हो, समान लोग एक साथ व्यवहार करें। देखिए, सबके साथ समक्ष कानून के समक्ष समानता मतलब आंख में पट्टी बनी हुई है, उसको सबका समान, मतलब इसमें प्रधानमंत्री से लेके एक चपरासी सबके बीच कानून की नजर में सबको समान है। ये तो एक तरह से नेगेटिव कन्वेंशन हो गया। इसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया जा रहा है। एक तरह से मतलब लेमन लैंग्वेज में कहा जा रहा है, मतलब ये जनरल है। ठीक है। और ये जो है ये मेरे ख्याल से ये ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन के कंसेप्ट है। ठीक है। ब्रिटेन के डाइसी के सिद्धांत जो है एवी डाइसी जिन्होंने लिखा है, लॉ कानून का मतलब का राज हो या कानून का शासन, इस तरह से कुछ। ठीक है। उनके किताब में है लॉ ऑफ। ठीक है। तो जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि कानून के समान संरक्षण की बात है, तो कानून का समान संरक्षण ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने की बात भी करता है। ठीक है, कि किसके साथ कैसा व्यवहार हो, क्योंकि उसमें कहा गया समान के साथ समान व्यवहार हो। समान के साथ समान व्यवहार कैसे हो सकता है? अगर दो व्यक्ति है जो अगर अलग अलग उम्र के हैं और जिन्होंने किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया है और अगर उसमें उम्र की मतलब प्रेफरेंस है, तो डेफिनेटली वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होगा। व्यवहार समान के साथ अगर समान होता है तो वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। आरक्षण क्या है? एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। महिलाओं के साथ विशेष प्रकार का जो प्रावधान किया गया आर्टिकल 15(3) में, 16(4) में, A4 का ए में, जो ST/SC के साथ जो प्रमोशन में आरक्षण है, नियुक्ति में आरक्षण है, ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, कानून के संबंध समानता की बात नहीं है। ओके। और रही बात दुकानों में, स्थानों में, घाटों में, होटलों में प्रवेश करने के साथ आपका कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। धर्म के नाम पर आपको कोई भेदभाव नहीं होगा। उपाधियों का अंत है और अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है। ग्राउंड स्तर पे भले कुछ नहीं दिखती हो लेकिन हटा ही दिया है। अगला क्वेश्चन, राज्य वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित किस आधार पर उचित प्रतिबंध लगाता है? आपको पता हो आर्टिकल 19 में
वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्र जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात भी की गई है। सब क्लोज 2 में 19 के सब क्लोज 2, 19 के सब क्लोज 3 सब में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस आधार पर लगाया जाता है। देखिए, ये जो है एक तो भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर लगाया जाता है, राज्य की सुरक्षा करनी हो, विदेशी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करना हो, सार्वजनिक व्यवस्था स्थापित करनी हो। ये चारों जो मुख्य बिंदु है, इसके आधार पर सरकार यानी राज्य जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है और लगाना भी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा एकता अखंडता की बात है। राज्य की संप्रभुता हो, एकता हो, अखंडता हो, विदेशी राज्यों के साथ संबंध की बात हो, सार्वजनिक व्यवस्था स्थापित करनी हो, लॉ एंड ऑर्डर, नैतिकता, मॉरलिटी भी आता है इसमें। न्यायालय की अवमानना, कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हाल में हुआ था, चर्चा में रहा था, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना आदि के आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाया रहता है। आप ऐसे नहीं कि सरेआम घूम के किसी चौराहे पे खड़े होकर भारत चुके होंगे, ये सब इत्यादि बातें जो आप नहीं कर सकते हैं, आपको उठा के ले जाया जाएगा। आप देश की एकता अखंडता के खिलाफ है। अगर कोई विदेश से कोई विदेशी भारत के विदेशी जो संबंध है उसको खराब करने के लिए आप कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते, ठीक है। आपकी स्वतंत्रता का सम्मान जरूर किया जाता है, लेकिन आप भी तो कम से कम देश की स्वतंत्रता, देश की समानता, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करें, उनका ख्याल रखें। केवल व्यक्तिगत आजादी से ही देश नहीं चल सकता है, व्यक्तिगत के साथ साथ सार्वजनिक आजादी भी ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ये जो सहकारी समितियां हैं उसके बारे में बताना है कि जो भारत के संविधान में सहकारी समितियों के तहत में कौन सा अधिकार दिया गया है, कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार का संख्या कितना है, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 19 कितना, तो इसको 19 में रखा गया है, ठीक है। आर्टिकल 19 में सहकारी समितियां स्थापित करने का गारंटी दी गई है। 97 ठीक है। संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों की स्थापना को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और संरक्षण दिया गया है, ठीक है। इसमें परिवर्तन क्या किया गया कि सहकारी समितियों का गठन करना मौलिक अधिकार 19 में आता है। इसमें सहकारी समितियों के संवर्धन का, उनका विकास, उनका डेवलपमेंट डीपीएसपी के साथ आता है और संविधान का एक नया भाग 9B जोड़ा गया है, सहकारी समितियों से संबंधित है। Okay, this is sufficient for quality and I will be explain everything in same way. If you love this video, please subscribe my channels and share this video to your friends. Thanks a lot for watching this video once again.